प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों ना, आलम और दा की संधि से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर किसी तरह का प्रतिबंध न रखना। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र यहां पढ़ने आते थे। अनेक प्राचीन अभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हुइनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री हुइनसांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुस्तकालय में 90 लाख से भी ज्यादा किताबें थीं। दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बेहद प्राचीन है। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में बहुत से महान लोगों ने पढ़ाई भी की थी। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका था। इस महान विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अधिक महत्वपूर्ण के भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज्यादातर एशियाई देशों चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी यात्री हुइनसांग ने भी यहां से शिक्षा प्राप्त की थी। हुइनसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में काफी लिखा है। उस समय बौद्ध धर्म के सबसे अहम केंद्रों में से यह एक था। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के योगदान को दर्शाता है। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता था। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहां पर होती थी वो कहीं और नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का एक मुख्य केंद्र रहा। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। खिलजी ने क्यों जलाया नालंदा को? नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 में हुआ था, जो बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर खाक हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया जा सका। पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिरकुल के तहत हूण के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी बात में गौर के भी छात्र पढ़ने 93 में तुर्क घटनाओं से नहीं उबर सका। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान वो काफी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाए, मगर वो ठीक नहीं हो सका और मरने जैसी स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र को दिखाए और उनसे अपना इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा किया। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखता हो या ज्यादा काबिल होगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्य राज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवाई वो नहीं खाएगा। उन्हें उसे बिना दवाई के ही ठीक करना होगा। वैद्यराज के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। बहुत दिमाग लगाने के बाद वैद्यराज ने एक तरीका निकाला और उन्होंने उसकी शर्त मान ली। और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ना शुरू किया।
और वो पढ़ता गया। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वैदराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी अपनी उंगलियों पर थूक लगाकर उन पन्नों को पलटता गया और पढ़ता गया। इससे वो ठीक होता चला गया, क्योंकि दवा उसकी उंगलियों पर लगती जा रही थी और उसके शरीर में पहुंच रही थी। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। इसके बाद उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला कर लिया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वो 3 महीनों तक चलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। तबाकत-ए नासिरी के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कैसे हुआ? तबाकत-ए नासिरी फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित एक पुस्तक है। इसमें मोहम्मद गौरी को भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिन्हाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। उस समय मिन्हाज दिल्ली का मुख्य काजी था। इस पुस्तक में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया था। उसने लिखा था कि खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जलाकर मार डाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसीलिए नालंदा की लाइब्रेरी में भी उसने आग लगवा दी, सारी पांडुलिपियों को जलवा दिया और कई महीनों तक ये आग जलती रही, जिसमें न जाने ज्ञान से भरी हुई कितनी ही अनगिनत पुस्तकें जल गईं। ये मानवता के लिए भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान था। नालंदा से जुड़े कुछ तथ्य। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए स्थान बनाने से था। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिला थी और इसके 3 भाग थे, रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। क्या आप जानते हैं कि इसमें धर्मगंज नाम की लाइब्रेरी भी थी? इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने भी पढ़ाई की थी। इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से ही लिया जाता था, यानी अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय दे सकते थे, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यह हिस्सा इस विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% ही है।